नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सिलेक्शन पक्का यूट्यूब चैनल। सिलेक्शन पक्का यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम यूपी पुलिस कांस्टेबल के जीके का 36वां डे कर रहे हैं और साइंस की थर्ड क्लास है। जो आज की क्लास है इसमें हम 100 क्वेश्चन कवर करेंगे और टॉपिक जो हमारा रहने वाला है वो है एनर्जी, हीट और लाइट। इनसे रिलेटेड जो ऊर्जा है, ऊष्मा है और प्रकाश, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आज के इस सेशन में हम करेंगे। ये जो क्लास होने वाली है ये आपके एसएससी, रेलवेज, डिफेंस के जितने भी एग्जाम हुए और बैंकिंग, इनको मद्देनजर रखते हुए बनाई गई है। लेकिन स्पेशली अगर हम बात करें तो यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए ये जो क्लास है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, अभी हम आज की क्लास के क्वेश्चन जो हैं वो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। पहला क्वेश्चन आप देख रहे हो, पूछा है व्हाट इज द यूनिट ऑफ वर्क, मतलब कार्य की इकाई क्या है। तो देखिए, कार्य की इकाई होती है जूल। क्या होती है भाई? ये जूल होती है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कार्य की इकाई होती है जूल। अब जो जूल है, जूल को हम नापते कैसे हैं उसके लिए हमें जानना होगा जो वर्क है, जो वर्क है, वर्क क्या होता है। ठीक है, तो फॉर्मूले अगर आपको याद होंगे तो आप इजीली इनको निकाल सकते हो। वर्क होता है फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, इसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं? वर्क यानी कि कार्य। मतलब फोर्स का मतलब बल और डिस्प्लेसमेंट का मतलब है दूरी। ठीक है, देखिए, जब किसी चीज पे कोई बल लगेगा और उसमें विस्थापन होगा, विस्थापन बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट को। जब किसी चीज में कोई बल लगेगा और उसमें विस्थापन होगा तभी हम बोल सकते हैं कि कार्य हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, एक दीवार है, उस पर एक बंदा फोर्स लगा रहा है। ठीक है, वो दीवार वहीं की वहीं है, तो वर्क क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। वर्क जीरो हो जाएगा क्योंकि ये दीवार जहां थी वो वहीं है, फोर्स तो लग रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है वहां पे? जीरो। डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा उस केस में, इसलिए क्योंकि उसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा तो वर्क क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो वर्क जो है वो होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब जो वर्क है, फोर्स की जगह में लिख सकता हूं न्यूटन, क्योंकि इसकी जो एसआई यूनिट है वो न्यूटन है और डिस्प्लेसमेंट की है मीटर। तो न्यूटन मीटर, ये क्या बन गया? वर्क। ये इसकी यूनिट बन गई। और न्यूटन मीटर को ही हम क्या बोल देते हैं? जूल। तो कई बार पेपर में आ जाता है कि वर्क की एसआई यूनिट क्या है? जूल है। और जूल को कैसे लिख सकते हैं? न्यूटन मीटर लिख सकते हैं। वो आप तभी लिख सकते हो जब आपको फॉर्मूला याद होगा। ठीक है भाइयों, क्वेश्चन सीधा सीधा आता है, 1 जूल इज इक्वल टू, तो आपको बताना है 1 न्यूटन मीटर। ये आपका आंसर होना चाहिए। ठीक है, ये मैं आपको बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। व्हेन इज वर्क सेट टू बी डन, कार्य कब किया हुआ माना जाता है? भाई कार्य कब होगा? जब उसमें डिस्प्लेसमेंट होगा। अभी मैंने आपको कराया है ना? तो देखिए, व्हेन फोर्स इज अप्लाइड ओनली, जब फोर्स केवल बल लगाया जाए। नहीं, बल से हम कार्य हुआ है या नहीं हुआ उसका पता नहीं लगा सकते। देखिए, फोर्स जो है दो चीजों पे लगाया गया है। ठीक है, ये वाल है, ठीक है, इस पे भी फोर्स लग रहा है। और ये एक बॉक्स है, ये एक बॉक्स है, इस पे भी फोर्स लग रहा है। ठीक है, ये बॉक्स जो है इसका मूवमेंट होकर फोर्स यहाँ पे, जो बॉक्स है वो यहाँ पे आ गया, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो हो गया 10 मीटर या 1 मीटर जो भी है। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इसमें हुआ है और फोर्स भी इसमें लगा है तो इसमें वर्क होगा। ठीक है, सम वर्क इज देयर, सम वर्क इज देयर। बट ये जो वाल है इसमें डिस्प्लेसमेंट जीरो है, तो वर्क क्या होगा? वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट क्या है? जीरो है। तो किसी भी की जीरो से गुना करोगे तो क्या आएगा? जीरो। इसका मतलब वर्क क्या हो जाएगा? जीरो। समझ में आ रहा है? तो देखिए, ऑप्शन बी है व्हेन डिस्प्लेसमेंट अकर ओनली, केवल विस्थापन होने पर। नहीं, विस्थापन भी होगा और फोर्स जीरो होगा तब भी वर्क जीरो होगा। व्हेन फोर्स कॉज डिस्प्लेसमेंट, जब बल से विस्थापन हो। हाँ बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। जब बल लगाया जाए और उससे विस्थापन हो, उससे डिस्प्लेसमेंट हो, तभी माना जाता है कि कार्य हुआ है। और ये क्वेश्चन देखिए आप, एसएससी ने 2019 में, 22 में, यूपी पुलिस ने 2018 में, 21 में और एयरफोर्स में 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन पेपर में दोस्तों आते हैं। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पावर, मतलब पावर हिंदी में बात करें तो शक्ति का सूत्र क्या है। अब हमें जानना होगा शक्ति क्या होता है। ठीक है,
तो देखिए सबसे पहले इसका जो सूत्र है वो मैं बता दूं, वर्क डिवाइडेड बाय टाइम, मतलब कार्य डिवाइडेड बाय समय। ये जो है ये होती है शक्ति। ठीक है, इसको हम कैसे इसको परिभाषित करेंगे? देखिए दो लोग हैं, ठीक है, दो लोग हैं, वो कार्य कर रहे हैं। एक तो फॉर एग्जाम्पल एक कार्य को एक व्यक्ति है, ये व्यक्ति है, ठीक है, ये ए व्यक्ति है, ये एक कार्य को करता है 2 घंटे में, ठीक है, और ये है आपका बी व्यक्ति, ये बी है, ये एक कार्य को करने में लेता है 4 घंटे। ठीक है, ध्यान देना जो मैं समझा रहा हूं। ठीक है, कार्य एक ही है, ये भी एक ही कार्य कर रहा है, लेकिन ये 2 घंटे में कर रहा है, ये 4 घंटे में। तो आप मुझे बताओ कौन ज्यादा पावरफुल होगा, कौन ज्यादा शक्तिशाली होगा? वही ज्यादा शक्तिशाली होगा जो कम समय में काम को करता है, क्योंकि जो पावर है उसका फॉर्मूला है वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। इससे पता लगता है जो पावर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टाइम के। ठीक है, टाइम जितना कम होगा उतनी ही ज्यादा पावर होगी। ठीक है, यहां पे मैं लिख रहा हूं, टाइम अगर कम होगा तो पावर क्या होगी? पावर होगी ज्यादा, पावर उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, तो जितना ज्यादा टाइम होगा उतनी कम पावर होगी। ये आप समझ में आ रहा है आपको? ये मैं एडिशनल इसलिए करा रहा हूं ताकि इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, कि भाई पावरफुल कौन ज्यादा है, जो कम समय में सेम कार्य को करेगा। ठीक है, उसी को बोलते हैं पावर। अब बात आ जाती है यूनिट ऑफ पावर। यूनिट क्या है पावर की? बताइए क्या होगी यूनिट पावर की? ठीक है, यूनिट होगी जो पावर की वो होगी आपकी वाट। क्या होगी? वाट। ये हो गई आपकी एसआई यूनिट। पावर की एसआई यूनिट क्या है? वाट है ना? लेकिन इसको आप कैसे लिखोगे? क्योंकि पावर को तो हम लिखते हैं वर्क डिवाइडेड बाय टाइम, और वर्क को किस में लिखते हैं? जूल में, और टाइम को किस में लिखते हैं? सेकंड में। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जूल पर सेकंड। जूल पर सेकंड भी इसको हम लिख सकते हैं। तो वाट को कैसे लिखोगे? 1 वाट को जूल पर सेकंड। ये भी आपका दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे बन गया। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है दोस्तों? कि भाई जो काइनेटिक एनर्जी है डिपेंड किस पे करती है? जो गतिज ऊर्जा है वो किस पर निर्भर करती है? तो हम पहले मैं काइनेटिक एनर्जी आपको गतिज ऊर्जा बता दूं कि गतिज ऊर्जा होती क्या है। ठीक है, जो काइनेटिक एनर्जी होती है इसको हम बोलते हैं हाफ mv²। ठीक है, जो गतिज ऊर्जा है वो गति के कारण होगी किसी भी ऑब्जेक्ट में, है ना? गतिज ऊर्जा किसके कारण होगी? गति के कारण। तो देखिए जो काइनेटिक एनर्जी है ये डिपेंड करती है एक तो ऑब्जेक्ट के मास पे और एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी पे। दो चीजों पे डिपेंड करती है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी मास पे और वेलोसिटी पे डिपेंड करती है। तो ऑप्शन आप देखिए, केवल मास नहीं, केवल वेलोसिटी नहीं, मास और वेलोसिटी बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मास और वेलोसिटी दोनों पे डिपेंड करती है, द्रव्यमान पे, दूरी पे तो करती नहीं। क्लियर है दोस्तों? तो यहां से आप समझ सकते हो। अब यहां से क्वेश्चन कैसे बनते हैं कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के मास को डबल कर दिया जाए, मास को क्या कर दिया जाए? डबल कर दिया जाए, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? तो काइनेटिक एनर्जी भाई डबल ही होगी, है ना? 2 ही हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी की, डबल हो जाएगी, क्योंकि मास डबल हुआ तो काइनेटिक एनर्जी भी डबल हुई। लेकिन अगर वेलोसिटी को डबल किया तो काइनेटिक एनर्जी 4 गुनी होगी, क्योंकि वेलोसिटी के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन जब आएगा जब कराऊंगा इसको अच्छे तरीके से। अभी क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। व्हाट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी? ऊर्जा की इकाई क्या है? ऊर्जा की इकाई है आपकी जूल। क्या है ऊर्जा की इकाई? जूल है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऊर्जा की इकाई है जूल आपकी एनर्जी की। अब ऊर्जा किसे कहते हैं? देखिए ऊर्जा होती है काम करने की क्षमता। काम करने की क्षमता को ही क्या कहते हैं? आपकी ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, काम करने की क्षमता आप में कितनी है उसी को क्या बोलोगे आप? एनर्जी बोलोगे। उसी को क्या बोलोगे? क्षमता बोलोगे। और उसको हम किस में नापते हैं? जूल में नापते हैं। किस में नापते हैं? जूल में नापते हैं। और कार्य करने की जो क्षमता है वो जितने कम समय में होगी उसी को क्या बोलेंगे? पावर बोलेंगे, है ना? क्लियर है? क्वेश्चन नंबर अभी चलते हैं हम
क्वेश्चन नंबर चलते हैं 6 पे। 6 पे चलने से पहले मैं आपको बता दूं, जो देखिए वर्क है, जो वर्क है और जो एनर्जी है, ठीक है, वर्क और एनर्जी दोनों की एसआई यूनिट जो है वो जूल ही होती है। दोनों की एसआई यूनिट क्या होगी? जूल होगी भाइयों। ठीक है, दोनों की एसआई यूनिट क्या होगी? जूल होगी। वर्क की भी और एनर्जी की भी, दोनों की एसआई यूनिट क्या होगी? जूल होगी। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी इज स्टोर्ड इन स्ट्रेच स्प्रिंग। खिंची हुई स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा होती है? भाई एक स्प्रिंग है, ठीक है, ये स्प्रिंग है, यहां तक है। अभी इसको मैंने खींच दिया, जब मैं इसको खींच दूंगा तो इतनी बड़ी हो जाएगी, ठीक है। अब इस स्प्रिंग में जो ऊर्जा होगी, जो ऊर्जा होगी वो कौन सी होगी? देखिए, क्योंकि ये खींच चुकी है ना, तो ये खिंची है अपनी पोजीशन की वजह से, तो इसमें जो ऊर्जा होगी वो होगी आपकी स्थितिज ऊर्जा। स्थिति के कारण, स्थिति के कारण हुई ऊर्जा को क्या बोलते हैं? स्थितिक ऊर्जा, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी ड्यू टू इट्स पोजीशन, ठीक है, जो बदलाव हुआ है इसकी शेप में, उसी की वजह से जो इसमें एनर्जी है उसको हम क्या बोलेंगे? पोटेंशियल एनर्जी हम बोलेंगे, या हम उसको स्थितिज ऊर्जा हम उसको बोलेंगे, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी बोल दूं या स्थितिज ऊर्जा बोल दूं, बात एक ही है। जो ऊर्जा किसी चीज में उसकी स्थिति के कारण हो उसी को पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। आप इसमें कोई भी चीज है, जैसे खिंची हुई रबड़ है, ठीक है, रबड़ है, रबड़ को आप खींचोगे, उसमें अगर पूछ लेगा खिंची हुई रबड़ में कैसी ऊर्जा है, उसमें भी आप क्या बताओगे? पोटेंशियल एनर्जी है या स्थितिज ऊर्जा है, ठीक है। अब क्वेश्चन आ जाता है दूसरा कि भाई जो ऊर्जा है, अगर वो किसी के चाल के कारण हो, गति के कारण हो, तो कौन सी ऊर्जा होगी? तो होगी गतिज ऊर्जा। अगर गति के कारण हो तो गतिज ऊर्जा, स्थिति के कारण हो तो स्थितिज ऊर्जा। ये दो चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है भाइयों। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। व्हाट इज टेम्परेचर? तापमान क्या है? तापमान क्या है भाइयों? ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, आप देख सकते हो इसको। एसएससी, यूपी पुलिस, रेलवेज की तापमान क्या है? ऑप्शन ए दिया हुआ है, ऊष्मा का माप है, मीजर ऑफ हीट है। दूसरा है ठंडक का माप है, मीजर ऑफ कोल्डनेस है। और तीसरा है डिग्री ऑफ हॉटनेस, गर्मी की डिग्री है। और चौथा है ऊर्जा। तो देखिए, बहुत से बच्चे इसको क्या लगाएंगे? ऊष्मा का माप, जबकि गलत है। टेम्परेचर सिर्फ हीट और कोल्डनेस से नहीं होता। टेम्परेचर होता है, किससे होता है बताइए? डिग्री ऑफ हॉटनेस से। डिग्री ऑफ हॉटनेस, इसको बोलते हैं टेम्परेचर, ठीक है। मीजर ऑफ हीट से नहीं होता, मीजर ऑफ कोल्डनेस से नहीं होता, डिग्री ऑफ हॉटनेस से होता है टेम्परेचर। मतलब टेम्परेचर का मतलब क्या है? टेम्परेचर जो शब्द है, टेम्परेचर जो शब्द है, इसका मतलब क्या है? आप मुझे बताइए। कितनी गर्म या ठंडी चीज है उसको बोलते हैं टेम्परेचर। क्या बोलते हैं? कितनी गर्म या ठंडी है चीज, कितनी गर्म या ठंडी है, उसी को क्या बोलेंगे? उसी को बोलेंगे टेम्परेचर। कोई भी चीज कितनी गर्म या कितनी ठंडी है उसी को क्या बोलेंगे? टेम्परेचर बोलेंगे, ठीक है। जैसे अगर हम रियल लाइफ एग्जांपल लें, तो जो चाय होती है, चाय चाय बहुत ज्यादा गर्म होती है, तो हम बोलते हैं हाई टेम्परेचर है ना। अब क्वेश्चन बनता है कि एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर क्या है? एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर बताइए आप मुझे। अगला ही क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन को ही कर लेते हैं, चलो मेरी नजर पड़ गई इस पे। एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज, तापमान का एसआई मात्रक क्या है? अब देखिए, सेल्सियस है, केल्विन है, फ़ारेनहाइट है, जूल है। वैसे तो ऊपर वाले तीनों क्या हैं? वो तापमान के मात्रक हैं, बट एसआई इकाई पूछी है। बहुत से बच्चे इसको कैल्सियस अपना सेल्सियस करके आएंगे, जो कि गलत हो जाएगा, ठीक है। अगर एसआई यूनिट की बात करें तो इसकी एसआई यूनिट है आपकी केल्विन। केल्विन यहां पे सही है दोस्तों, ठीक है, केल्विन यहां पे सही हो जाएगा। अब देखिए, कई बार जो क्वेश्चन बनता है पेपर में वो ऐसे बन जाता है कि भाई 0 डिग्री सेल्सियस
कितने केल्विन के बराबर है? तो ये आप लिख लेना 0 डिग्री सेल्सियस जो है वो 273 केल्विन के इक्वल है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। आप देखते होंगे डॉक्टर के पास जाते होंगे, थर्मोमीटर होता है जिससे टेम्परेचर डॉक्टर नापता है ना, बोलता है इतने डिग्री। अब वो होता है आपका किस में होता है बताइए, बताइए उसको क्या बोलते हैं? टेम्परेचर को थर्मोमीटर से नापते हैं। तो भाई साहब वैसे तो वो होता है सेल्सियस में, बट आपको जो डॉक्टर बताते हैं कि 100 डिग्री है, ठीक है, वो बुखार है, तो 100 डिग्री वो जो बताते हैं वो बताते हैं फ़ारेनहाइट में। किसमें बताते हैं? फ़ारेनहाइट में। क्यों बताते हैं फ़ारेनहाइट में? मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जो सामान्य टेम्परेचर है बॉडी का वो होता है 98.6 फ़ारेनहाइट, ठीक है, जिसको अगर हम सेल्सियस में लिखें तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। या तो मैं 37 डिग्री सेल्सियस बोल दूं या 98.6 फ़ारेनहाइट बोल दूं, दोनों एक ही बात है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। अब होता क्या है कि जो डॉक्टर बताते हैं 100 है, फीवर 104 है, वो इसको बताते हैं फ़ारेनहाइट को, सेल्सियस को नहीं बताते, क्योंकि 100 डिग्री में तो भाई साहब भाप बन जाती है आदमी की, है ना, जो पानी है वो उबल जाता है 100 डिग्री में, है ना। तो ये सेल्सियस में नहीं होता, ये किस में बताते हैं? वो आपको फ़ारेनहाइट में बताते हैं। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर चलते हैं 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है हीट फ्लोज फ्रॉम, ऊष्मा जो है वो किस दिशा में प्रभावित होती है? ऑप्शन दिए हुए हैं ठंडे से गर्म। अब जो ऊष्मा है, हीट है, तो हीट तो खुद ही गर्म है, तो किसकी तरफ जाएगी? ठंडे की तरफ। तो ऑप्शन बताइए क्या होगा? बी होगा, हॉट टू कोल्ड, गर्म से ठंडे की तरफ जाएगी भाई, है ना। ऊष्मा गर्म से ठंडे की तरफ हमेशा जाएगी, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ, ठीक है। और हीट जाना, देखिए ये जो है इसमें हीट है, और ये क्या है? ये मान लीजिए कोल्ड वाटर है। अब इन दोनों को आपने इसमें रख दिया, ठीक है, ये हीट है और इसमें ये वाटर है ना। फॉर एग्जाम्पल ये जो हीट है, इसका टेम्परेचर है मान लीजिए 42 डिग्री सेल्सियस, और इसका टेम्परेचर है आपका, इसका टेम्परेचर है आपका 38 डिग्री सेल्सियस। ये जब तक हीट जो है वो नीचे आएगी, जब तक दोनों में बराबर टेम्परेचर नहीं हो जाएगा। अब बराबर कब होगा? इसमें भी 40 हो जाएगा और इसमें भी 40 हो जाएगा। क्यों? 2 डिग्री ये यहां दे देगा, ये भी 40 हो गया और इसमें भी अंदर 40 हो गया। फिर हीट ट्रांसफर जो है वो बंद हो जाएगी, दोनों का जो टेम्परेचर है वो सेम हो जाएगा। हीट ट्रांसफर तभी तक होगी जब टेम्परेचर में जो डिग्री है, ठीक है, टेम्परेचर में डिफरेंस है तो हीट ट्रांसफर होगी, अगर टेम्परेचर में डिफरेंस नहीं है तो हीट ट्रांसफर नहीं होगी। ये आपको पता होना चाहिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि विच मोड ऑफ हीट ट्रांसफर अकर इन सॉलिड्स, सॉलिड जो है ठोस में ऊष्मा का संचार किससे होता है? तो भाई साहब ठोस में होता है आपका कंडक्शन से, चालन से, क्योंकि ठोस होता है उसमें जो पार्टिकल हैं वो फिक्स होते हैं, और फिक्स पार्टिकल में क्या चलता है? चालन चलता है। फिक्स पार्टिकल में क्या चलता है? चालन चलता है, ठीक है। और तरल में क्या चलता है? तरल में क्या चलता है बताइए? कन्वेंशन चलता है। तरल में क्या चलता है? कन्वेंशन चलता है, यानी कि लिक्विड में क्या चलेगा? कन्वेंशन चलेगा। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है देख लेते हैं। विच डिवाइस इज यूज टू मीचर टेम्परेचर, तापमान मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग होता है? तो टेम्परेचर नापने के लिए थर्मोमीटर का यूज होता है। ऑप्शन बी यहां पे आपका करेक्ट हो जाएगा। थर्मामीटर उसको बोलते हैं, ठीक है। अब इस थर्मामीटर में होता क्या है? देखिए जो डॉक्टरों के पास होता है उसमें मुख्य रूप से मरकरी होती है, ठीक है। क्या होती है? मरकरी होती है उसमें, या कई बार उसमें एल्कोहल भी होता है। एल्कोहल या तो मरकरी होगी या एल्कोहल होगा, ठीक है। मेनली उसमें मरकरी मिलती है जिसको हम पारा बोलते हैं, ठीक है। पारा उसमें पाया जाता है, या उसमें कई जगह
एल्कोहल भी मिलता है। तो बुखार चेक करने के लिए थर्मोमीटर का जो है वो प्रयोग किया जाता है। अब ये तो हो गया थर्मोमीटर। ऑप्शन ए में दिया हुआ है बैरोमीटर। बैरोमीटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? प्रेशर को नापने के लिए। किसके लिए? प्रेशर यानी कि दाब। दाब को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? बैरोमीटर का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 पे चल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 बोलता है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अकर व्हेन लाइट फॉल्स ऑन, मतलब प्रकाश का परावर्तन कब होता है? तो भाई साहब प्रकाश का परावर्तन कब होगा, है ना? देखिए, पारदर्शी सतह होगी, नहीं, ये ठीक नहीं है। रफ सरफेस होगा, नहीं। चिकनी सतह, बिल्कुल सही है। जब चिकनी सतह होगी, स्मूथ सरफेस होगा, तभी क्या होगा? रिफ्लेक्शन होगा। रिफ्लेक्शन मतलब ये सतह चिकनी है तो यहां से लाइट होगी और यहां से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, यहां से क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये जो कोण बनता है इसको आपतन कोण आई कहते हैं, इंसिडेंस कोण, और उसको रिफ्लेक्शन कोण कहते हैं। ये दोनों बराबर होते हैं। आई हमेशा किसके बराबर होगा? आर के बराबर होगा रिफ्लेक्शन में। समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक है, जब स्मूथ सरफेस होगा जब ही रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू, आपतन कोण किसके बराबर होता है? अभी मैंने बताया है, आपतन कोण किसके बराबर होगा? रिफ्लेक्शन कोण के। किसके? रिफ्लेक्शन कोण, परावर्तन कोण के। आपतन कोण किसके बराबर होगा? परावर्तन कोण के। कैसे? ये होता है आपतन कोण, ये रे ऑफ लाइट है। ठीक है, ये लाइट है या कोई रे है और यहां से सरफेस पे लग के, ये सरफेस है, ठीक है, सरफेस है, इससे टकरा के रिफ्लेक्ट हो रहा है, ये रिफ्लेक्ट हो गया। तो ये जो कोण बना, ये रिफ्लेक्शन कोण बना, जिसको हम बोलते हैं परावर्तन कोण। परावर्तन कोण। ये जो दोनों कोण होते हैं, ये आपतन कोण और परावर्तन कोण, ये दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होंगे, इसीलिए हम लिखते हैं आई बराबर आर। ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन आता है पेपर में, एसएससी, रेलवे, यूपी पुलिस में बार बार पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलो। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 14 बोलता है कि इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर इस, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? जो देखिए समतल दर्पण होते हैं जनरली, जिनको हम घरों में यूज करते हैं ना, आईना जिसको बोलते हैं, उनको देखने के लिए, ऑफिसों में आपको मिल जाएंगे देखने के लिए, उन्हीं को बोलते हैं हम समतल दर्पण या प्लेन मिरर। उनके द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है, जो इमेज बनती है, वो कैसी बनेगी? वास्तविक तो बनेगी नहीं, है ना, उल्टी भी नहीं बनेगी, सीधी बनती है, लेकिन कैसी बनती है? वर्चुअल बनेगी। कैसी बनेगी? वर्चुअल, आभासी बनेगी। अब आभासी क्यों बोलते हैं? क्योंकि उस इमेज को हम पकड़ नहीं सकते, अगर हम उसको पकड़ते तो रियल बनती वो, है ना, वो बनती है वर्चुअल इमेज बनती है। ठीक है, वर्चुअल बनती है और इरेक्ट बनती है, सीधी बनती है, बिल्कुल जैसे हमें ऐसे ही दिखती है। ठीक है, अब चलते हैं। देखिए जो प्लेन मिरर होता है ना, प्लेन मिरर, इसमें जो साइज होता है इमेज का, जो साइज होता है वो भी क्या होता है? इक्वल होता है। जितने बड़े हम हैं उतने बड़े ही उसमें दिखेंगे प्लेन मिरर में, इसीलिए वो प्लेन मिरर है। इस चीज का आप याद रखना। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 बोलता है कॉन्वेक्स मिरर फॉर्म इमेज, जो उत्तल दर्पण है वो प्रतिबिंब बनाता है। कैसा प्रतिबिंब बनाता है? उत्तल दर्पण आपका बनाएगा वर्चुअल और इरेक्ट। क्या बनाएगा उत्तल दर्पण? वर्चुअल एंड इरेक्ट। ऑप्शन नंबर बी यहां पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वर्चुअल बनाएगा और इरेक्ट बनाएगा, मतलब आभासी बनाएगा और सीधा बनाएगा। क्या बनाएगा? आभासी और सीधा बनाएगा। आभासी और सीधा। यहां पे जो है वो ऑप्शंस जो हैं वो सिर्फ इंग्लिश में हैं, वो कुछ मिसप्रिंट मेरे हिसाब से हो गया है, उसको ठीक कर दिया जाएगा और आगे के क्वेश्चनों में तो हिंदी में ही है, 2-4 क्वेश्चनों में हो गया है। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। रिफ्रैक्शन अकर ड्यू टू चेंज इन। देखिए रिफ्रैक्शन अलग है, रिफ्लेक्शन अलग है। अपवर्तन जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, अपवर्तन किस कारण होता है? तो अपवर्तन जो है वो किस कारण होगा बताइए? डायरेक्शन की वजह से नहीं होगा, प्रकाश की गति की वजह से होता है। ऑप्शन बी यहां पे करेक्ट हो जाएगा। किसके कारण होता है?
स्पीड ऑफ लाइट की वजह से, प्रकाश की गति की वजह से क्या होता है, आपतन होता है, अपवर्तन होता है। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही मीडियम बदलता है, मीडियम मतलब एक मीडियम से ये रे है, ये मान लो वाटर है, ठीक है, ये वाटर है, वाटर का कंटेनर है। जब इससे लाइट इसमें जाएगी एयर से, जो ये आई है ना, तो ये जो है ये नॉर्मल से थोड़ी सी दूर होती हुई चली जाएगी, नॉर्मल से थोड़ी दूर होती चली जाएगी। ठीक है, मतलब ये जानी तो ऐसे चाहिए थी सीधी, लेकिन ये या तो इधर चली जाएगी या इधर चली जाएगी, ये डिपेंड करेगा इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। ठीक है, किस पे डिपेंड करेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। ये जो चीजें हैं थोड़ी डेप्थ में करने की जरूरत है अगर आपको ये समझना है, बट इतने डेप्थ में करने की जरूरत है नहीं, सिर्फ आप ये याद रखिए कि रिफ्रैक्शन जो है वो प्रकाश की गति के कारण बदलता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 17 पे। यूनिट ऑफ पावर इज, शक्ति की इकाई क्या है, तो शक्ति की इकाई मैंने आपको बताया था क्या है, वॉट है। शक्ति की इकाई क्या है, वॉट है। पावर, पावर किसको बोलते हैं, पावर का फॉर्मूला बताइए, वर्क डिवाइडेड बाय टाइम, वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। जो जितने कम समय में वर्क करेगा वो उतना ही पावरफुल होगा। एसआई यूनिट अगर मैं वैसे बात करूं तो जूल पर सेकंड इसका यूनिट है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, वाट बोलते हैं। तो इसकी जो एसआई यूनिट है वो क्या है, वॉट है। पावर की एसआई यूनिट क्या है, वाट है। ठीक है, अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि 1 वाट बराबर क्या होगा, 1 वाट बराबर क्या होगा, आप बताओगे 1 जूल पर सेकंड जो है वो होगा। 1 वाट किसके बराबर होगा, 1 जूल पर सेकंड के बराबर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं भाइयों। क्वेश्चन नंबर 18 बोलता है विच मिरर इज यूज्ड इन व्हीकल्स, वाहनों में कौन सा दर्पण उपयोग होता है। जो वाहन होते हैं ना हमारे, जैसे बाइक हो गई, कार हो गई, इनमें पीछे की तरफ देखने के लिए जो साइड मिरर नहीं होते, उनको बोलते हैं, उनकी बात कर रहा है। तो वो कौन से मिरर होते हैं, तो भाइयों वो होते हैं आपके कॉन्वेक्स मिरर। कौन से होते हैं, कन्वेक्स मिरर जो है वो होते हैं। ठीक है, कन्वेक्स मिरर क्यों यूज होते हैं, क्योंकि देखिए इनके कई सारे रीजन है। पहली बात, वाइडर व्यू होता है इनका, इनका जो व्यू है वो वाइडर होता है, बहुत ज्यादा एरिया को ये दिखा देते हैं। छोटे से जो मिरर होते हैं बहुत सारे एरिया को दिखाते हैं। ठीक है, और जो है इनका जो है सेफ्टी के लिए बहुत ज्यादा ये यूज में लाए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत वाइडर व्यू दिखाते हैं, इसलिए सेफ्टी के लिए इनको अच्छा माना जाता है। ठीक है, आपने देखा होगा बाइक में यूज करते हैं साइड मिरर। ठीक है, बाइक के साइड मिरर हो गए, आपके कार के साइड मिरर हो गए, ये सारे क्या हैं आपके, ये सारे आपके कॉन्वेक्स मिरर हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 बोलता है लेंस यूज्ड इन मैग्नीफाइंग ग्लासेस इज, मैग्नीफाइंग ग्लास में कौन सा लेंस प्रयोग होता है। ठीक है, तो मैग्नीफाइंग ग्लास में होता है आपका कॉन्वेक्स, कौन सा होता है, कॉन्वेक्स लेंस आपका यूज होता है। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस क्यों यूज होता है, क्योंकि ये क्या करता है, एनलार्ज इमेज बनाता है, बड़ी इमेज बनाता है। ठीक है, एनलार्ज का मतलब है बड़ी बनाना, एनलार्ज इमेज जो है ये बनाता है, इसीलिए इसको यूज करते हैं मैग्नीफाइंग ग्लासेस में। मैग्नीफाइंग का मतलब वही है जो बड़ा करके दिखाए, और बड़ा करके कौन दिखाता है, कॉन्वेक्स लेंस दिखाता है। ठीक है, जैसे हम अगर रियल लाइफ एग्जांपल लें तो जो रीडिंग ग्लासेस होते हैं, जो रीडिंग ग्लासेस होते हैं उसमें भी किसका प्रयोग होता है, कॉन्वेक्स लेंस का ही प्रयोग होता है। रीडिंग ग्लासेस में भी किसका प्रयोग होता है, कॉन्वेक्स लेंस का ही प्रयोग होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, हीट ट्रांसफर विदाउट मीडियम इज, बिना माध्यम के ऊष्मा का संचारण क्या कहलाता है। देखिए कंडक्शन किस में होगा, सॉलिड में होगा, ठीक है, ठोस में होगा। अब मैं आपको एक एक चीज करा रहा हूं यहाँ पे। कन्वेंशन किस में होगा, लिक्विड में होगा, यानी कि तरल में होगा, है ना। रेडिएशन ये किस में होगा, ये होगा जहां पे माध्यम ही नहीं है। ठीक है, जहां पे माध्यम ही नहीं है, नो मीडियम। अब माध्यम कहीं नहीं है, निर्वात में। ठीक है, निर्वात में नो मीडियम, जहां पे मीडियम नहीं होगा वहां पे क्या होगा, रेडिएशन होगा। रेडिएशन के थ्रू जो है वो ऊष्मा का संचारण होगा। ऊष्मा का संचारण
किससे होगा? रेडिएशन से होता है। ठीक है, रेडिएशन जो है वो ऊष्मा का संचारण करती है बिना माध्यम के। जैसे जो सन होता है ना, सन की जो हीट आती है ना अर्थ तक, ये अर्थ है। ठीक है, ये अर्थ है, ये किसके उससे आती है? रेडिएशन से ही आती है। किससे आती है? रेडिएशन से ही आती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बीच में क्या है? नो मीडियम है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? क्वेश्चन नंबर चलते हैं 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोलता है? व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? स्थितिज ऊर्जा क्या है? ये मैं करा चुका हूं, देखते ही आप लगा दोगे इसको। स्थिति के कारण हुई ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं, या एनर्जी ड्यू टू इट्स पोजीशन पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब ऑप्शन ए जो दिया हुआ है, एनर्जी ड्यू टू इट्स मोशन, गति के कारण हुई ऊर्जा को क्या बोलेंगे? गतिज ऊर्जा, जिसको हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा, ये भी आप लिख लेना। गतिज ऊर्जा, गति के कारण हुई ऊर्जा को गतिज ऊर्जा, और स्थिति के कारण हुई ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा। ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखिए कोई ऊंचाई पर मान लीजिए कहीं पे पत्थर रखा है, उस पत्थर में क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी होगी, क्योंकि उसकी स्थिति है वहां पे। अब क्वेश्चन नंबर 22 पे चल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? व्हाट इज कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो ऊर्जा है उसकी व्यावसायिक इकाई क्या है? तो ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई जो होती है वो होती है किलोवाट आवर। क्या होती है? किलोवाट आवर। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये ऊर्जा की आपकी व्यवसायिक इकाई है। ठीक है, व्यवसायिक इकाई अगर आपसे पूछे तो आपको बताना है किलोवाट आवर है, KWH है। ठीक है, देखिए जो हमारे बिल आते हैं ना किलोवाट आवर, वहां पे आपने देखा होगा, तो जो एक यूनिट होती है ना इलेक्ट्रिसिटी की, कि एक यूनिट आई है या इतनी यूनिट आई हैं, वो क्या होती है? वो किलोवाट आवर में ही होती है। एक यूनिट किसके बराबर है? 1 किलोवाट आवर के बराबर होती है। मतलब 1 घंटे में 1 किलोवाट बिजली की खपत, उसी को हम क्या बोल देते हैं? 1 यूनिट बोल देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 बोलता है कि पावर इज इक्वल टू, शक्ति जो है वो किसके बराबर है? मतलब शक्ति का फॉर्मूला पूछ रहा है ना। शक्ति का फॉर्मूला हम कर चुके हैं, वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सेम कंसेप्ट है। जो जितना ज्यादा काम जो है कम समय में करेगा वो उतना ही शक्तिशाली होगा। मतलब जो जितना फास्ट काम करेगा, फास्ट वर्क करेगा, तो वो क्या होगा? मोर पावरफुल होगा। फास्ट वर्क मतलब मोर पावरफुल, और मोर पावर उसमें होगी। ठीक है, जितने कम समय में काम करेगा उतना ही ज्यादा पावरफुल होगा। हाई पावर मींस फास्ट वर्क। क्वेश्चन नंबर 24 पे चल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 बोलता है व्हाट हैपेंस टू काइनेटिक एनर्जी इफ वेलोसिटी डबल? यदि वेग दोगुना हो जाए तो गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए काइनेटिक एनर्जी जो होती है उसका फॉर्मूला होता है हाफ mv²। ये फॉर्मूले आप याद रख लेना। गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या है आपको बता देगा। तो देखिए जो काइनेटिक एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है v² के। अब वो बोल रहा है जो v है उसको डबल कर दिया, 2v कर दिया। ठीक है, तो इसका भी स्क्वायर होगा, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? 2 दूनी 4, 4v²। ठीक है, तो कितनी हुई? 4 गुनी हो गई। अगर v डबल होता है तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? 4 गुनी हो जाएगी भाइयों, बिकम 4 टाइम्स, क्योंकि 2 दूनी कितना होता है? 4। अगर मास डबल होता तो आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो डबल होती। लेकिन जब भी आपकी वेलोसिटी को बढ़ाएगा तो वेलोसिटी का स्क्वायर आएगा आंसर। वेलोसिटी को दोगुना किया तो 4 गुना काइनेटिक एनर्जी होगी। वेलोसिटी को 3 गुना किया तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? काइनेटिक एनर्जी 3 का स्क्वायर, मतलब 9 गुना हो जाएगी भाइयों। काइनेटिक एनर्जी कितने गुना हो जाएगी? 9 गुना। ये आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 बोलता है विच एनर्जी इज स्टोर्ड इन कंप्रेस्ड गैस सिलेंडर?
गैस सिलेंडर में कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है? देखिए गैस सिलेंडर में जो गैस है वो उसके अंदर रहती है ना, उसकी पोजीशन जो है उसके अंदर ही रहती है, इसीलिए उसमें कौन सी ऊर्जा होगी? स्थितिज ऊर्जा, जिसको हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जो एलपीजी सिलेंडर हमारे होते हैं उनमें क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी होती है। अगर मैं बोलूं कि खिंची हुई रबड़ में, खिंची हुई रबड़ में जो रबड़ होती है ना, खिंची हुई रबड़ में कौन सी ऊर्जा होगी? तो मैंने पहले भी कराया है, कौन सी होगी? वो भी स्थितिज ऊर्जा ही होगी, पोटेंशियल एनर्जी ही होगी आपकी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ हीट? हीट की एसआई यूनिट क्या है? हीट की एसआई यूनिट आपकी क्या है? जूल है भाइयों। ऊष्मा की एसआई इकाई क्या है? जूल है, जूल में नापते हैं हीट को। देखिए जो हीट होती है, हीट, हीट और जो आपकी एनर्जी होती है, ठीक है, दोनों की जो यूनिट है वो क्या है? बराबर है। क्या है आपकी? जूल है। और वर्क जो है उसकी यूनिट भी क्या है? जूल है। और जो हीट है उसकी पहली यूनिट जो थी, ओल्ड यूनिट, वो थी कैलोरी। ये क्या है इसकी? ओल्ड यूनिट है, ओल्ड यूनिट। और अभी प्रेजेंट में बात करें तो प्रेजेंट में है जूल आपका। क्वेश्चन नंबर 27 पे चल देते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, विच सब्सटेंस हैज हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट? किस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होती है? तो सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्मा जो है वो पानी की होती है, वाटर की होती है। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। वाटर की क्यों होती है? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो इसमें होती है ना, उसकी वजह से इसकी जो है विशिष्ट ऊर्जा सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, जो वाटर है सबसे ज्यादा हीट ऑब्जर्व जो है वो करता है, इसीलिए क्लाइमेट जो है इसकी वजह से स्टेबल रहता है ना। अब क्वेश्चन एक उठता है कि वाटर जो है वो बहुत धीरे जो है वो ठंडा होता है, क्यों? क्योंकि भाई साहब उसकी जो हीट है ना, वो स्पेसिफिक हीट हाईएस्ट होती है, इसीलिए वो बहुत लंबे समय में ठंडा होता है। क्वेश्चन नंबर 28, 28 बोलता है व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर? पानी का क्वथनांक क्या है? तो सब जानते हैं पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलता है, तो इसका क्वथनांक कितना होगा? 100 डिग्री सेल्सियस होगा। लेकिन यहीं पे आपको अगर पूछ ले कि इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट, भाई ये भी तो पूछ सकता है कि इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या है ना। तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा इसका? फ्रीजिंग पॉइंट इसका होता है 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री पे जो है वाटर वो जम जाता है, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 29, हीट ट्रांसफर इन लिक्विड अकर बाय? द्रवों में ऊष्मा का संचारण किससे होता है? अभी कराया है बिल्कुल। क्या हो जाएगा? कन्वेक्शन। क्या हो जाएगा दोस्तों? कन्वेक्शन हो जाएगा। देखिए जो लिक्विड होता है ना, लिक्विड जो होता है उसमें जो पार्टिकल्स है वो मूव करते रहते हैं, है ना, मूव करते रहते हैं। इसमें इसीलिए उसमें क्या होता है? कन्वेक्शन होता है, संवहन होता है। क्या होता है? कन्वेक्शन। कंडक्शन, चालन, ये किस में होता है? सॉलिड में, यानी कि ठोस में होता है। ठीक है, ये किस में होता है? ठोस में होता है। कन्वेक्शन किस में होता है? लिक्विड में होता है, यानी कि तरल में होता है। और उसके बाद रेडिएशन, ये किस में होता है? निर्वात में होता है। ये निर्वात में होता है। ठीक है, ये निर्वात में होगा। जो सूर्य की किरणें अर्थ तक आती हैं, पृथ्वी तक आती हैं, वो किसकी वजह से आती हैं? रेडिएशन से आती हैं। किससे आती हैं? रेडिएशन से आती हैं। क्वेश्चन नंबर 30, ब्लैक बॉडी एब्जॉर्व, काला पिंड जो है वो क्या करता है? क्या एब्जॉर्व करता है? ऑप्शन ए दिया हुआ है कि सब परावर्तित करता है, ये तो हो ही नहीं सकता। ऑप्शन बी दिया हुआ है सभी को एब्जॉर्व करता है, बिल्कुल सही है, एब्जॉर्व करता है सभी को। जो काला पिंड होता है, जो ब्लैक बॉडी होती है, वो सभी को अपनी तरफ क्या करती है? एब्जॉर्व कर लेती है। इमिट भी गलत है इसका, इमिट भी नहीं करता है और नन भी नहीं है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जो काले कपड़े होते हैं, आपने देखा होगा काले कपड़े पहन के आप गर्मी में निकल जाओ, वो हीट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हीट को वो क्या कर लेते हैं? एब्जॉर्व कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? एब्जॉर्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है? तो सेविंग मिरर में कौन सा दर्पण उपयोग होता है? सेविंग मिरर में जो दर्पण यूज होता है ना, उसको बोलते हैं कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर उसको बोलते हैं, यानी कि हिंदी में अगर मैं बात करूं तो इसको बोलते हैं आपका अवतल दर्पण। ठीक है, क्या बोलते हैं? अवतल दर्पण, अवतल दर्पण बोलते हैं भाई साहब। ठीक है, तो सेविंग जो मिरर होते हैं उनमें अवतल दर्पण का यूज होता है। ठीक है,
अवतल दर्पण जो होता है ना, इसमें जो पास की वस्तु होती है वो बड़ा जो मैग्नीफाई दिखाता है उसको वो, इसीलिए सेविंग और मेकअप के लिए जो ये यूज होते हैं ना, जो मिरर, ये कौन से होते हैं? अवतल दर्पण होते हैं, यानी कि ये कॉनकेव मिरर होते हैं। ठीक है, जो आप अगर आपने देखा हो बार्बर की शॉप में, नाई की दुकान में जो मिरर होता है वो भी कौन सा होता है? अवतल दर्पण ही होता है। ठीक है भाइयों, तो क्वेश्चन नंबर चलते हैं 32 पे। क्वेश्चन नंबर 32 बोलता है फोकल लेंथ ऑफ ए प्लेन मिरर इज, समतल दर्पण की जो फोकल दूरी है वो कितनी होती है? तो भाई साहब समतल दर्पण की फोकल दूरी जो होती है वो इनफाइनाइट होती है, अनंत होती है। हिंदी में जो है इसको बोलते हैं अनंत। क्या बोलते हैं? अनंत इसको बोलते हैं। ठीक है, अनंत इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समतल दर्पण की फोकल दूरी को अनंत बोलते हैं, इनफाइनाइट बोलते हैं। ठीक है, इसमें देखिए प्लेन मिरर में होता क्या है, जो इसका कर्वेचर होता है, कर्वेचर वो तो जीरो होता है ना? कर्वेचर तो इसका क्या होगा? जीरो होगा कर्वेचर, क्योंकि कर्वेचर इसका जीरो होता है, प्लेन मिरर होता है ऐसे, तो इसका जो फोकल दूरी है वो क्या होगी? वो हमेशा इनफाइनाइट ही होती है ना? इसमें जो है लाइट जो है पैरेलल ही रिफ्लेक्ट होती है। ठीक है, और क्वेश्चन अगर आपका आ जाता है कि भाई रेडियस ऑफ कर्वेचर, कि भाई रेडियस ऑफ कर्वेचर, कर्वेचर ऑफ ए प्लेन मिरर, अगर ये क्वेश्चन आ जाता है कि प्लेन मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, तो इस केस में भी आप क्या बताओगे? जीरो है। इस केस में भी क्या बताओगे? जीरो है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 33 पे। क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 33 है कि जो इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर एट फोकस इस, अवतल दर्पण में फोकस पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो जो फोकस पे प्रतिबिंब बनेगा, पहली बात तो वो बनेगा ही नहीं, कोई इमेज ही नहीं होगी, तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? नो इमेज, है ना? क्योंकि जो अवतल दर्पण होता है ना, इसका फोकल लेंथ क्या होती है? इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट होती है, तो इनफाइनाइट पे अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उस पे अगर प्रतिबिंब बन रहा है तो इमेज ही नहीं होगी, है ना? क्यों नहीं होगी? जब देखिए ऑब्जेक्ट जो है वो फोकस पे होता है तो रेज जो है वो पैरेलल हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? पैरेलल हो जाती हैं। ठीक है, तो इमेज कहां बनेगी? इन्फिनिटी पे बनेगी, है ना? वही चीज है जो फोकल लेंथ पे, जो फोकल लेंथ है वो इनफाइनाइट है, तो इमेज कहां बनेगी? वो इनफाइनाइट पे ही बनेगी, जो प्रैक्टिकली दिखाई ही नहीं देती। ठीक है, जैसे कि आप देखते हो टॉर्च में, टॉर्च में यही कंसेप्ट यूज होता है। कौन सा? फोकल लेंथ वाला, जिसमें इमेज ही नहीं बनती है टॉर्च में। आप देखोगे टॉर्च जलाओगे, आपको रोशनी जो है वो सीधी आपकी चली जाती है। ठीक है, एक मैं आपको यहाँ पे एक चीज बताना चाहता हूँ, मिरर फॉर्मूला जो है, सॉरी ये जो आपका मिरर फॉर्मूला, ठीक है, मिरर फॉर्मूला कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, एग्जामिनर पूछता है भाई मिरर फॉर्मूला क्या है। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिए, मिरर फॉर्मूला, मिरर जो फॉर्मूला है वो क्या होता है? मिरर फॉर्मूला जो है वो होता है 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस में 1/u, ये होता है मिरर फॉर्मूला। कई बार एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेता है कि भाई मिरर फॉर्मूला क्या है, तो आपको बताना है 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। इसको क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं मिरर फॉर्मूला। ठीक है, ये मिरर फॉर्मूला है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 पे, कि विच लेंस इज यूज टू करेक्ट मायोपिया, कि निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए कौन सा लेंस उपयोग होता है? सबसे पहले आप मुझे यही बता दीजिए कि मायोपिया निकट दृष्टि दोष में होता क्या है, बताइए। निकट दृष्टि दोष जो है उसमें होता क्या है? देखिए इसमें ना नाम तो है निकट दृष्टि दोष, लेकिन इसमें भाई साहब दूर की चीजें दिखाई नहीं देती, दूर की चीजें जो हैं वो दिखाई नहीं देती। ठीक है, जो दूर की चीजें हैं ना वो साफ नहीं दिखाई देती, वो साफ दिखाई नहीं देती। नाम है निकट दृष्टि दोष, लेकिन निकट की दूरी ठीक है, लेकिन दूर की जो आपकी नजर है उसमें दूर की चीजें जो हैं वो साफ दिखाई नहीं देती। ये आपको याद रखना है, बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं। ठीक है, तो निकट दृष्टि दोष में जो है वो दूर की चीजें जो है वो साफ दिखाई नहीं देती, इसीलिए इस चीज को दूर करने के लिए यहाँ पे कॉनकेव लेंस यानी कि अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है।
ठीक है। कॉनकेव लेंस यानी कि अवतल लेंस इसको बोलते हैं। कौन सा लेंस? अवतल लेंस। अवतल लेंस का इसमें प्रयोग किया जाएगा भाई, ठीक है। अवतल लेंस का प्रयोग इसमें किया जाता है निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए, ठीक है। मतलब इसमें माइनस का चश्मा लगता है, माइनस का बोलते हैं ना, प्लस नंबर है माइनस नंबर है, तो जिसको दूर की चीजें जो साफ दिखाई नहीं देती उसका मतलब वो माइनस का नंबर, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है वो होती है 3.8 गुना 10 की पावर 3 गुना में 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 3 गुना में 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड जो है ये होती है चाल निर्वात में, प्रकाश की निर्वात में चाल ये होती है, ठीक है। तो लाइट की जो मैक्सिमम स्पीड होती है ना भाई, वो निर्वात में ही होती है। वो कहाँ पे होती है? निर्वात में ही होती है, ठीक है। तो अगर हम बात करें स्पेस में, स्पेस में जो लाइट है वो फास्टेस्ट ट्रेवल करती है, सबसे ज्यादा करती है। और लाइट जो है, जो लाइट है वो फास्टेस्ट किस में करती है? फास्टेस्ट किस में करती है? निर्वात में करती है, यानी कि वैक्यूम में करती है। और स्लोवेस्ट, अगर मैं स्लोवेस्ट की बात करूं तो स्लोवेस्ट किस में करेगी बताइए? स्लोवेस्ट करेगी आपके ग्लास में। किस में करेगी? ग्लास में करेगी। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, रिफ्रैक्शन अकर व्हेन लाइट पासिस फ्रॉम, अपवर्तन जो है वो कब होता है? जब भाई साहब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जो है वो जाएगी लाइट, तभी तो होगा, तभी तो होगा अपवर्तन। रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन के लिए दूसरे माध्यम में जाना जरूरी है, ठीक है। ये देखिए, ये एक माध्यम है, ये वन मीडियम है, ठीक है। और जो इधर है ये सेकंड मीडियम है, ठीक है। ये सेकंड मीडियम है। जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में किरण जाएगी तभी जो है क्या होगा? अपवर्तन होगा, रिफ्रैक्शन होगा, ठीक है। तभी रिफ्रैक्शन होगा, तभी अपवर्तन होगा। रिफ्रैक्शन का मतलब ही ये है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाना, उसी को रिफ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 37 के लिए। क्वेश्चन नंबर 37 बोलता है विच कलर डेविएट लीस्ट इन प्रिज्म, प्रिज्म में कौन सा रंग सबसे कम विचलित होता है? तो सबसे कम विचलित होता है रेड कलर, लाल रंग। कौन सा रंग? लाल रंग, जिसको हम रेड कलर बोलते हैं। ये सबसे कम विचलित होता है, सबसे कम डाइवर्स होता है। इसीलिए इसीलिए भाई साहब जो ट्रैफिक लाइट होती हैं, जो ट्रैफिक लाइट होती हैं उनमें कौन सा कलर यूज होता है? ट्रैफिक लाइट्स में बताइए, ट्रैफिक लाइट्स में कौन सा कलर यूज होता है? लाल रंग यूज होता है ना। क्यों यूज होता है लाल रंग? क्योंकि भाई साहब सबसे कम जो है वो डेविएट होता है लाल रंग, है ना, तो दूर से ही दिखाई दे देता है। इसीलिए जो है लाल रंग का यूज ट्रैफिक लाइट में किया जाता है। और बिल्डिंगों के ऊपर भी आपने देखा होगा कई बार लाल कलर की लाइट जो है वो लगा दी जाती है। और सबसे कम, सॉरी सबसे ज्यादा कौन सा करेगा? वो करेगा आपका वायलेट। सबसे ज्यादा कौन सा करेगा? वायलेट करेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 38 पे, विच मिरर गिव वाइडर फील्ड ऑफ व्यू। अभी मैंने आपको कराया है, जो कार हैं, जो बाइक हैं, उनके साइड मिरर जो होते हैं, है ना, जो साइड मिरर होते हैं वो जो है बहुत ज्यादा एरिया दिखाते हैं, वाइड एरिया दिखाते हैं, इसीलिए उनको साइड मिरर की तरह यूज किया जाता है। वो कौन से हैं? उत्तल दर्पण, जिनको हम कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। कौन सा हो जाएगा? कॉन्वेक्स, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं इसको, उत्तल दर्पण कहते हैं, उत्तल दर्पण। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है भाई। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 39 पे, यूनिट ऑफ फोकल लेंथ इज, फोकल लेंथ की यूनिट क्या है? तो भाई साहब लेंथ यहाँ पे आ गया ना, फोकल लेंथ, फोकस दूरी, दूरी आ गया ना, है तो भाई दूरी ही, तो दूरी को किस में नापेंगे? मीटर में नापेंगे। कोई संकोच वाली बात ही नहीं है, क्योंकि दूरी है तो दूरी किस में नापेगी? मीटर में नापेगी, ठीक है। लेंस में और मिरर दोनों में ही अगर फोकल लेंथ आपसे पूछ ले तो क्या होगा? फोकल लेंथ का क्या होगा? मीटर ही होगा, ठीक है, मीटर ही होगा इसका। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। क्वेश्चन नंबर 40 बोलता है इमेज इन कॉन्वेक्स लेंस इज रियल व्हेन ऑब्जेक्ट इज, जो उत्तल लेंस है, लेंस में वास्तविक प्रतिबिंब कब बनता है? तो इसमें जो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा वो जब बनेगा जब फोकस से बाहर होगा, ठीक है।
कब बनेगा? फोकस से बाहर बनेगा वास्तविक प्रतिबिंब, बियॉन्ड फोकस, फोकस से बाहर बनेगा। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 41 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 बोलता है वर्क डन इज जीरो व्हेन, कार्य शून्य कब होता है? तो देखिए वर्क इज इक्वल्स टू क्या होता है बताइए, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। या तो फोर्स जीरो हो या डिस्प्लेसमेंट जीरो हो, इन दोनों में से एक को जीरो होना पड़ेगा, तभी वर्क जो है वो जीरो होगा, तभी वर्क जीरो होगा। अब ऑप्शन ए बोल रहा है कि फोर्स प्रेजेंट बट नो डिस्प्लेसमेंट, बिल्कुल सही है। ठीक है, दूसरा बोल रहा है डिस्प्लेसमेंट प्रेजेंट बट नो फोर्स, यहां पे वो बोल रहा है डिस्प्लेसमेंट जीरो है, यहां पे वो बोल रहा है फोर्स जीरो है। ठीक है, तीसरा बोल रहा है बोथ ए एंड बी, है ना, तो ये भी सही है भाई, ये भी सही है, तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। दोनों केस ही सही है, या तो या तो वर्क जीरो हो जाए, या तो फोर्स जीरो हो जाए, या डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाए। अगर दोनों में से एक भी जीरो होगा तो ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 क्या बोलता है भाई कि विच सरफेस इज बेस्ट रिफ्लेक्टर, सबसे अच्छा परावर्तक कौन है? ठीक है, परावर्तक मतलब जो चीज को रिफ्लेक्ट कर दे, तो जो स्मूथ सरफेस होगा, जो स्मूथ सरफेस होगा वो सबसे अच्छा रिफ्लेक्टर होगा। जो स्मूथ सरफेस होगा ना दोस्तों, वो सबसे अच्छा क्या होगा? रिफ्लेक्टर होगा। ठीक है, अब जो रफ सरफेस होता है वो डिफ्यूज करता है लाइट को, रिफ्लेक्ट नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 43, एनर्जी कैनॉट बी, ऊर्जा को क्या नहीं किया जा सकता? ऊर्जा को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, ना ही क्रिएट किया जा सकता है। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, तो क्या हो जाएगा? ए एंड बी। ऊर्जा को ना तो वो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही उसको खत्म किया जा सकता है, डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ऊर्जा जो है वो बनी रहती है, जितनी है उतनी ही, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा मेरे भाइयों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 क्या बोलता है? हाँ, अब एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, इसको बोलते क्या है? इसको बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इसको बोलते हैं कंजर्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है इसको बोला जाता है। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 44, विच इंस्ट्रूमेंट मेजर हीट, ऊष्मा मापने के लिए कौन सा यंत्र जो है वो प्रयोग में लाया जाता है? ऊष्मा नापने के लिए, तो ऊष्मा नापने के लिए कैलोरीमीटर है, उसको यूज करते हैं। ठीक है, तापमान नापने के लिए, ये तापमान का हो गया आपका, टेम्परेचर का। ठीक है, ये किसका हो गया? ये आपका टेम्परेचर का हो गया। टेम्परेचर नापने के लिए थर्मोमीटर हो गया। कैलोरीमीटर किसका हो गया आपका? बताइए, कैलोरीमीटर किसका हो गया? हीट यानी कि ऊष्मा नापने का हो गया। बैरोमीटर किसका हो गया? प्रेशर नापने का हो गया। ठीक है, और आपका ह्यूमिडिटी के लिए क्या हो गया? हाइग्रोमीटर। ये किसके लिए हो गया? ह्यूमिडिटी के लिए। ठीक है, ये ह्यूमिडिटी के लिए हो गया, आर्द्रता के लिए, ये आर्द्रता के लिए हो गया। ठीक है, प्रेशर को दाब बोलते हैं, इसको ऊष्मा बोलते हैं। ठीक है, इसको तापमान बोलते हैं। ठीक है भाइयों, ये हो गए चारों आपके। क्वेश्चन नंबर 45, लेंस फॉर्मूला क्या है? बहुत बढ़िया, अभी कराया था। लेंस फॉर्मूला क्या है? 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस में 1/v, इसको बोलते हैं लेंस फॉर्मूला। ठीक है, लेंस जो ये लेंस फॉर्मूला है, और मिरर फॉर्मूला जो है, मिरर फॉर्मूला अलग होता है। ठीक है भाइयों, तो जो मिरर फॉर्मूला होता है, मिरर फॉर्मूला, अब बात कर लेते हैं मिरर फॉर्मूले की। मिरर फॉर्मूला होता है आपका, मिरर फॉर्मूला होता है आपका 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस में 1/u, ये होता है आपका मिरर फॉर्मूला। ये क्वेश्चन जो है पेपर में पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है। ठीक है, ये आपका हो गया मिरर फॉर्मूला। हाँ, ये जो लेंस फॉर्मूला पूछा है, इसमें ऑप्शन जो है ये यहाँ पे माइनस आएगा, ऑप्शन गलत दिया हुआ, ऑप्शन ए होगा, लेकिन यहाँ पे माइनस आएगा। ये आपको ध्यान रखना है, जो लेंस है, लेंस फॉर्मूले में यहाँ पे माइनस आता है, और मिरर फॉर्मूले में यहाँ पे क्या आता है? यहाँ पे प्लस आता है। ठीक है, लेंस फॉर्मूले में माइनस होगा, लेंस फॉर्मूले में क्या होगा?
माइनस होगा भाइयों। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे गलत है। 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस में 1/u होगा। ये होता है लेंस फॉर्मूला आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 क्या बोलता है, विच मिरर इज यूज्ड इन हेडलाइट। जो हेडलाइट होती है उनमें कौन सा जो मिरर है वो यूज होता है, तो उनमें होता है आपका कॉनकेव मिरर यूज। कॉनकेव मिरर जो है लाइट को पैरेलल बनाता है, इसलिए हेडलाइट में इसको यूज किया जाता है। ठीक है, टॉर्च में भी यही यूज होता है, टॉर्च में भी यही यूज होता है, हेडलाइट में भी यही यूज होता है। जहां भी आपको लगे ना कि भाई एक तरफ ही बिल्कुल पैरेलल लाइट जा रही है, उनमें क्या यूज होगा, कॉनकेव कॉनकेव लेंस, कॉनकेव मिरर उनमें यूज होगा। ठीक है, अवतल दर्पण उसको बोलते हैं, अवतल दर्पण बोलते हैं। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 47 पे, लाइट ट्रेवल फास्टर इन। मैंने अभी आपको कराया था कि लाइट जो है सबसे ज्यादा तेज चलती है वैक्यूम में, जिसको हम निर्वात बोलते हैं। वैक्यूम को क्या बोलेंगे, निर्वात। निर्वात में सबसे तेज चलती है लाइट। ठीक है, 3 गुना में 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, इस रफ्तार से भाई साहब चलती है। और सबसे कम किस में चलेगी, गिलास में। गिलास में सबसे कम, गिलास में सबसे कम स्पीड से चलेगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 बोलता है यूनिट ऑफ हीट इज, ऊष्मा की इकाई क्या है। ठीक है, बार बार आ रहा है भाई साहब, ऐसा क्वेश्चन यूपी पुलिस कांस्टेबल या अग्निवीर में 100% पूछा जाएगा कि हीट की जो यूनिट है वो क्या है, जूल है। हीट की बोल दूं, एनर्जी की बोल दूं, वर्क की बोल दूं, तीनों की क्या है, जूल है। वाट किसकी है, पावर की है। वाट किसकी है, पावर की। केल्विन किसकी है, टेम्परेचर की है। न्यूटन किसकी है, फोर्स की है। ठीक है, ये आपको सारी याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं आपका, क्वेश्चन नंबर किस पे चलते हैं, 49 पे। विच लेंस डाइवर्स लाइट, कौन सा लेंस जो है प्रकाश को फैलाता है। बताइए भाइयों, कौन सा जो लेंस है वो प्रकाश को फैलाएगा, तो वो फैलाएगा आपका, लेंस की बात हो रही है तो कॉनकेव अवतल लेंस। कौन सा लेंस है, अवतल लेंस जो है वो फैलाएगा, अवतल लेंस। ठीक है, अवतल लेंस इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अवतल लेंस उसको क्या करेगा, फैला देगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50, व्हाट इज रिफ्लेक्शन, परावर्तन क्या है। परावर्तन क्या है, जब लाइट सरफेस से टकरा के वापस चली जाए, है ना, रिटर्न हो जाए, उसी को क्या बोलेंगे, परावर्तन बोलेंगे। भाई ये सरफेस है, ठीक है, यहाँ पे लाइट आई और यहाँ से टकरा के वापस उसी मीडियम में चली गई, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बनता है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, आपतन कोण और अपवर्तन कोण ये दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आई इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, आर के, ये दोनों बराबर होते हैं। और इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन, की लाइट रिफ्लेक्ट हो गई, है ना। तो रिटर्निंग ऑफ लाइट जो है इसी को क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन बोलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 पे चल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 क्या बोलता है कि रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड वेलोसिटी। तो रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड वेलोसिटी, गतिज ऊर्जा और वेग के बीच में क्या अंतर है। तो ये मैं आपको बता चुका हूं कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वी स्क्वायर के। क्यों होती है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी को आप लिख सकते हो हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो इसमें अगर ये कांस्टेंट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, तो ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी, वी स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी, है ना। तो क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी आपके वेलोसिटी के स्क्वायर के। तो देखिए आप, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं, वेग के वर्ग के समानुपाती, बिल्कुल सही है। प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी, स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। क्वेश्चन नंबर 52 पे आ जाओ भाई। व्हाट इज 1 हॉर्स पावर इक्वल टू, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, लिख लेना इसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 हॉर्स पावर जो है वो किसके बराबर होती है, वो होती है भाई साहब 746 वाट के। 746 वाट के बराबर होती है 1 हॉर्स पावर। ऑप्शन नंबर ए, पावर की यूनिट क्या है, वाट, पावर की यूनिट क्या है, वाट। ठीक है, और जब 746 वाट मिल जाते हैं,
746 वाट जब मिल जाते हैं तो हम उसको बोलते हैं 1 हॉर्स पावर। 1 हॉर्स पावर उसको बोल देते हैं हम। समझ में आ रहा है आप लोगों को? 746 वाट जब मिल जाते हैं तो उसको क्या बोल देते हैं? 1 हॉर्स पावर। तो अगर आपसे पूछ ले कि 1 हॉर्स पावर किसके बराबर है, आप बता दोगे 746 वाट के। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 53 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 53 बोलता है कि वर्क डन बाय ग्रेविटी इस गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य कैसा होता है? तो भाई साहब गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य तो पॉजिटिव ही होगा, है ना? क्या होगा? पॉजिटिव होगा, धनात्मक होगा। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। है क्यों होगा? देखिए, जो ग्रेविटी है ना, ग्रेविटी हेल्प करती है किसी वस्तु को गिरने में। अगर कोई वस्तु गिरती है उसमें ग्रेविटी क्या है? पुल करती है उसको, है ना? इसीलिए जो है वो क्या होगा? पॉजिटिव होगी, क्योंकि काम तो हो रहा है, कोई चीज ऊपर से आके नीचे गिर रही है, लेकिन जो ग्रेविटी है उसको वो ज्यादा तेजी से करा रही है, इसलिए वो जो है वो पॉजिटिव हो गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 है विच एनर्जी इज पोजेस्ड बाय फ्लोइंग वाटर। भाई पानी बह रहा है, ठीक है, बहते हुए पानी में क्या होगा? क्योंकि पानी तो क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। और मूव कर रहा है, उसमें गति है, तो कौन सी एनर्जी होगी? गतिज ऊर्जा। ऑप्शन बी होगा, काइनेटिक एनर्जी, यानी कि गतिज ऊर्जा होगी उसमें, काइनेटिक एनर्जी उसमें होगी। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। जैसे वाटरफॉल है, वाटरफॉल आपने देखा होगा, उसमें क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी उसमें होगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55, एफिशिएंसी इज रेशियो ऑफ, जो दक्षता है, जो एफिशिएंसी है, वो किसका अनुपात है? तो एफिशिएंसी जो होती है वो होती है आउटपुट और इनपुट का अनुपात। ठीक है, आउटपुट और इनपुट के अनुपात को ही क्या बोलते हैं? एफिशिएंसी। कि आउटपुट तो जब मोर हो, है ना, और इनपुट लेस हो, तभी तो एफिशिएंसी ज्यादा होगी, तभी तो एफिशिएंसी क्या होगी? मोर एफिशिएंट होगा कोई बंदा, है ना, मोर एफिशिएंट होगा। मतलब कम समय में ज्यादा काम करे उसी को तो बोलेंगे मोर एफिशिएंट। मतलब हमने इनपुट तो दिया कम और काम उसने बहुत ज्यादा कर दिया, तो उसी को तो बोलेंगे एफिशिएंसी या दक्षता। तो आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब चल देते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 56 पे कि व्हाट इज एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। एब्सोल्यूट जीरो मतलब परम शून्य तापमान क्या होता है? तो परम शून्य तापमान बोलते हैं आपको, क्या होगा ये आपका? बताइए। अगर हम एब्सोल्यूट जीरो की बात करें तो एब्सोल्यूट जीरो बोलते हैं 0 डिग्री केल्विन को। क्या बोलते हैं इन केल्विन में? 0 डिग्री बोलते हैं। ठीक है, लेकिन अगर सेल्सियस में बात करूं, क्योंकि ऑप्शन सेल्सियस में है ना, तो सेल्सियस में हो जाएगा -273 डिग्री सेल्सियस। -273 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? बताइए, बताइए क्यों हो जाएगा भाइयों? ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? -273 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पे। क्वेश्चन नंबर 57 बोलता है विच मेटल इज बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट कौन सा मेटल है, कौन सी धातु ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक है? तो देखिए, ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक की अगर बात करूं तो वो है आपकी चांदी। इन ऑप्शनों में क्या है? ऑप्शन सी जो है वो, तो वो हो जाएगी भाई साहब आपकी सिल्वर। ठीक है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सिल्वर जो है ये बेस्ट कंडक्टर मानी जाती है हीट की। ठीक है, लेकिन कॉस्टली होने से जो है वो कॉपर को ज्यादा यूज हम जो है वो करते हैं। कॉमन कंडक्टर इसलिए कॉपर है। बच्चे इसमें तांबा लगा के आते हैं, जो गलत है। तांबे का यूज सबसे ज्यादा इसलिए होता है क्योंकि ये सिल्वर जो चांदी है उसकी तुलना में बहुत सस्ता है, इसलिए कॉपर का यूज जो है वो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए भाई, लेटेंट हीट, गुप्त ऊष्मा क्या है? गुप्त ऊष्मा क्या है बताइए? विदाउट टेम्परेचर चेंज, बिना ताप बदले जो है उसी को क्या बोलते हैं? ऊष्मा को गुप्त ऊष्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुप्त ऊष्मा, उसी को बोलते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। हीट जो है विदाउट टेम्परेचर चेंज, बिना ताप बदले जो ऊष्मा होती है उसी को क्या बोलते हैं? गुप्त ऊष्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुप्त ऊष्मा बोलते हैं।
ठीक है, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं हम 59 को। विच कलर एब्जॉर्ब मोस्ट हीट? मोस्ट हीट, कौन सा रंग सबसे अधिक ऊष्मा जो है वो अवशोषित करता है? बताइए भाई साहब, कौन सा रंग है ऐसा? काला रंग। मैं आपको करा चुका हूं, काला रंग जो है सबसे ज्यादा ऊष्मा जो है वो अवशोषित करता है। और कौन सा, देखिए ब्लैक क्लॉथ अगर आप पहनोगे ना गर्मी में, तो आपकी हीट को वो क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, इसीलिए उनको क्या बोला जाता है कि भाई ये बेस्ट एब्जॉर्वर है, ब्लैक जो है, ब्लैक कलर। क्वेश्चन नंबर 60, कन्वेक्शन अकर इन, संवहन कहां होता है? बार बार बताया जा रहा है, कहां होगा? लिक्विड में और गैस में। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सॉलिड में क्या होता है? कंडक्शन। सॉलिड में क्या होता है? कंडक्शन होता है। और निर्वात में क्या होता है? रेडिएशन होती है। ठीक है, रेडिएशन से हीट जो है निर्वात में जाती है, जैसे कि सन की हीट अर्थ तक आती है रेडिएशन के सहायता से। क्वेश्चन नंबर 61, इमेज फॉर्म बाय कनकेव मिरर बियॉन्ड सी इज, अवतल दर्पण के सी के पार बनी छवि क्या कहलाती है, कैसी होती है? तो ये होगी आपकी रियल होगी, इन्वर्टेड होगी और डिमिनिश्ड होगी। वास्तविक होगी, उल्टा होगा और छोटा होगा। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। जो उत्तल दर्पण है वो सी के बाहर जो छवि जो बनेगी वो वास्तविक होगी, उल्टी होगी और छोटी होगी दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62, इमेज इज कॉन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज, जो उत्तल दर्पण है उसमें छवि हमेशा कैसी होगी? जो उत्तल दर्पण है, अब बात हो रही है उत्तल दर्पण की यहाँ पे। ठीक है, तो उत्तल दर्पण में जो इमेज होगी, जो छवि होगी वो कैसी होगी? वो होगी आपकी वर्चुअल और इरेक्ट होगी। वो उत्तल दर्पण में कैसी होगी? आपकी आभासी होगी और सीधी होगी। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की। 63 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, पावर ऑफ लेंस यूनिट इज, लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? देखिए भाई साहब क्या क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, लेंस की शक्ति, पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस को हम मापते हैं डायोप्टर में। किसमें मापते हैं? डायोप्टर। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। डायोप्टर है पावर ऑफ लेंस, क्योंकि जो पावर होती है ना, पावर ऑफ लेंस जो पावर है उसको हम बोलते हैं 1/f, मतलब फोकल लेंथ के वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है पावर। पावर किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है? फोकल लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। जितनी ज्यादा फोकल लेंथ होगी उतनी कम पावर होगी, जितनी कम फोकल लेंथ होगी उतनी ज्यादा पावर होगी लेंस की। और लेंस की पावर को किस में नापते हैं? डायोप्टर में नापते हैं। क्लियर है भाई यहाँ तक? क्वेश्चन नंबर 64, विच मिरर फॉर्म रियल इमेज, कौन सा दर्पण जो है वो वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है? तो वास्तविक प्रतिबिंब जो बनाएगा वो बनाएगा आपका कॉनकेव, मतलब कि अवतल दर्पण। ऑप्शन सी यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। अवतल दर्पण आपका जो है वो वास्तविक प्रतिबिंब जो है वो बनाता है। ठीक है, सिर्फ यही एक ऐसा दर्पण है जो वास्तविक प्रतिबिंब जो है वो बनाएगा। ठीक है, और आपका जो है प्लेन जो है, प्लेन मिरर है या फिर आपका कॉन्वेक्स मिरर है, ये हमेशा क्या बनाएंगे? वर्चुअल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? वर्चुअल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 65 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 65 बोलता है, इमेज इन प्लेन मिरर इज, समतल दर्पण में प्रतिबिंब जो है कैसा होता है? तो वर्चुअल होगा। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कैसा होगा भैया? वर्चुअल होगा, आभासी होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज, उत्तल दर्पण की फोकल दूरी कैसी होती है? उत्तल दर्पण जो होता है उसकी फोकल लेंथ कैसी होती है? पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, इनफाइनाइट? तो भाई साहब उत्तल दर्पण की होगी आपकी पॉजिटिव, जो आपकी कॉन्वेक्स मिरर है उसकी होगी पॉजिटिव। ठीक है, इनफाइनाइट किसकी होती है? प्लेन मिरर की। क्वेश्चन नंबर 67 पे चलते हैं भाइयों। क्वेश्चन नंबर 67, विच लेंस कन्वर्ज लाइट, कौन सा लेंस प्रकाश को अभिसारित करता है? कौन सा लेंस कन्वर्ज करेगा? तो कॉन्वेक्स जो है, कॉन्वेक्स मतलब उत्तल लेंस, वही क्या करेगा? कन्वर्ज करेगा। क्या करेगा? कन्वर्ज करेगा। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
कन्वर्जेंस लेंस इसीलिए बोलते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 68, इमेज एट इन्फिनिटी अकर व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट। छवि अनंत पर कब बनती है? भाई अनंत पर, इन्फिनिटी पर छवि कब बनेगी बताइए? जब ऑब्जेक्ट कहां होगा बताइए? देखिए, इमेज इन्फिनिटी पे तभी बनेगी जब ऑब्जेक्ट जो है वो फोकस पर होगा, ऑप्शन ए पे होगा। ठीक है, फोकस पर होगा, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि फोकस पे होता क्या है, जो रेज होती हैं, जो रे होती हैं वो पैरेलल हो जाती हैं। वो क्या हो जाती हैं? पैरेलल हो जाती हैं इसीलिए जो इमेज है वो इनफाइनाइटी पे बनती है। क्वेश्चन नंबर 69 पे चलते हैं। कॉनकेव लेंस ऑलवेज फॉर्म, जो अवतल लेंस है हमेशा कैसी छवि बनाता है? अवतल लेंस, कॉनकेव लेंस, बताइए कैसी छवि बनाएगा? अभी मैंने कराया था वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा भाइयों, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये बनाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन नंबर 70 बोलता है पावर ऑफ कॉनकेव लेंस इज, अवतल लेंस की शक्ति कैसी होती है? तो अवतल लेंस की हमेशा नेगेटिव होती है, मतलब ऋणात्मक होती है, और उत्तल की क्या होगी? पॉजिटिव होगी। लेकिन अवतल की क्या होगी? नेगेटिव होगी। और पावर का फॉर्मूला क्या है? 1/f, मतलब फोकल लेंथ का क्या होता है? इनवर्स होता है। ठीक है, फोकल लेंथ का क्या होता है? इनवर्स होता है। ठीक है, मायोपिया में जो है अवतल लेंस मतलब कॉनकेव लेंस ही प्रयोग में किए जाते हैं। ठीक है, मायोपिया में, निकट दृष्टि दोष में मायोपिया बोलते हैं, निकट दृष्टि दोष को। क्वेश्चन नंबर 71, 71, वर्क डन इन सर्कुलर मोशन, जो वृत्तीय गति में कार्य है उसको क्या कहते हैं, या कार्य कितना होता है? ठीक है, वृत्तीय गति में जो कार्य है वो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा या जीरो होगा? तो भाई साहब वो आपका जीरो होगा। ठीक है, वर्क डन इन सर्कुलर मोशन हमेशा क्या होगा? जीरो होगा। क्यों होगा जीरो? वो मैं आपको बता देता हूं। जो वर्क है वैसे तो हम उसको बोलते हैं F इंटू डी, ये बोल देते हैं, लेकिन वास्तविक फॉर्मूला उसका होता है वर्क का F इंटू डी इंटू कॉस थीटा, F इंटू डी इंटू कॉस थीटा। ठीक है, ये उसका वास्तविक फॉर्मूला होता है। अब जो सर्कुलर मोशन है उसमें जो थीटा है वो 90 डिग्री हो जाता है। जो थीटा है ये कितना हो जाता है? 90 डिग्री। तो ये बन जाता है वर्क क्या हो जाता है इसमें? F इंटू में डी इंटू में cos 90, और cos 90 जो होता है, cos 90 जो होता है इसकी वैल्यू क्या होती है? जीरो। cos 90 को बोलते हैं जीरो। जब यही जीरो हो गई टर्म तो ये पूरा वर्क क्या हो गया? जीरो। इसलिए सर्कुलर मोशन में, वृत्तीय गति में जो कार्य होता है वो क्या होता है? जीरो होता है भाई साहब, जैसे सैटेलाइट घूमता है। लेकिन वर्क क्या होगा उसमें? जीरो होगा, क्योंकि जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है ना वो क्या होती है? एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, फोर्स तो इस डायरेक्शन में, अब भाई ऐसे घूम रहा है, फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है। 90 डिग्री का एंगल बना देते हैं और cos 90 हमेशा जीरो होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 72, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इन बल्ब, बल्ब में ऊर्जा परिवर्तन जो है वो क्या कहलाता है बताइए? वो इलेक्ट्रिकल होगा, विद्युत ऊष्मा व प्रकाश होगा, या ऊष्मा विद्युत होगा, या प्रकाश विद्युत होगा, या यांत्रिक व प्रकाश होगा? तो ये होगा आपका ऑप्शन ए, इलेक्ट्रिकल, हीट एंड लाइट, विद्युत ऊष्मा व प्रकाश, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 73 क्या है? क्वेश्चन नंबर 73 देख लेते हैं। इंस्ट्रूमेंट फॉर रेडिएशन, विकिरण मापने का यंत्र क्या है? रेडिएशन को मापने का जो यंत्र है वो क्या है बताइए भाइयों? वो होता है पाइरोनोमीटर। क्या होता है? पाइरोनोमीटर बोलते हैं उसको, ऑप्शन सी है। जो विकिरण मापने का यंत्र है उसको क्या बोलते हैं? पाइरोनोमीटर बोलते हैं, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 74 पे, डेंटिस्ट मिरर, डेंटिस्ट का दर्पण किसे कहते हैं? जो डेंटिस्ट के पास जो दर्पण होता है जिससे वो दांतों को देखते हैं उनको बोलते हैं कॉनकेव मिरर, यानी कि अवतल दर्पण। क्योंकि अवतल दर्पण में जो नजदीक की चीजें हैं वो बड़ी दिखती हैं, जैसे नाई की दुकान में भी कॉनकेव मिरर ही होता है। क्वेश्चन नंबर 75, क्वेश्चन नंबर 75 क्या बोलता है बताइए? क्वेश्चन नंबर 75 बोल रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड ऑन, जो अपवर्तनांक है वो किस पे निर्भर करेगा भाई साहब? वो डिपेंड करता है डेंसिटी पे, यानी कि घनत्व पे। जितना ज्यादा घनत्व होगा उतना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा दोस्तों। ठीक है,
उतना ही ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। और जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, इसको हम n से दिखाते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, जितना ये ज्यादा होगा उतनी स्लो लाइट ट्रेवल करेगी, है ना, उतनी ज्यादा लाइट स्लो ट्रेवल करेगी, क्योंकि उतनी ज्यादा डेंसिटी होगी, डेंसिटी ज्यादा तो लाइट स्लो हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 76, फोटोन एनर्जी डिपेंड ऑन, फोटोन ऊर्जा किस पर निर्भर करती है, बताइए, फ्रीक्वेंसी, आवर्ती पर, गति पर, द्रव्यमान पर, समय पर। तो जो फोटोन एनर्जी है वो डिपेंड करती है आपकी फ्रीक्वेंसी पर, आवर्ती पर। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 77, लेंस इन कैमरा, कैमरा में जो लेंस होता है वो कौन सा होता है, तो कैमरा का लेंस बताइए कौन सा होता है, कौन सा होगा, कॉन्वेक्स, उत्तल लेंस जो है वो होता है भाई साहब कैमरे में, कौन सा होता है, उत्तल लेंस, उत्तल लेंस जो है वो होता है आपका कैमरे में होता है उत्तल लेंस। क्लियर है यहां तक, उत्तल लेंस का प्रयोग हम कहां पे करते हैं, कैमरे में करते हैं। ठीक है, अब देखिए जो कॉन्वेक्स लेंस है ये रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है। कैसी बनाता है, एक तो रियल बनाएगा, ठीक है, और कौन सी बनाएगा, इन्वर्टेड बनाएगा, मतलब वास्तविक बनाएगा लेकिन उल्टी बनाएगा, इन्वर्टेड का मतलब है उल्टी। ठीक है, क्वेश्चन 78, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कलर, सबसे अधिक आवर्ती वाला रंग कौन सा है, सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी वाला रंग कौन सा है, तो वो है आपका विबग्योर, विबग्योर का वी मतलब वायलेट, क्या हो जाएगा, वायलेट। क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 79 पे चलते हैं। 79 बोलता है मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आपसे लेंस फॉर्मूला पूछ ले, आपसे लेंस फॉर्मूला पूछ ले तो क्या आ जाएगा बीच में, बीच में माइनस आ जाएगा, बस क्या आ जाएगा, बीच में माइनस आ जाएगा, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ये हो जाएगा आपका लेंस फॉर्मूला। ठीक है भाइयों, क्वेश्चन नंबर 80, सोलर कुकर मिरर, सोलर कुकर जो दर्पण है इसका बताइए, प्लेन मिरर होता है, कॉन्वेक्स होता है, कॉनकेव होता है, या कोई नहीं होता है इनमें से। ठीक है, बताइए सोलर कुकर मिरर जो है वो कौन सा होता है, तो वो होता है आपका कॉनकेव, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कौन सा होता है, कॉनकेव होता है, ऑप्शन सी होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 81 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 बोलता है व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी, ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है, ऊर्जा, एनर्जी, एनर्जी क्या होती है, वर्क करने की क्षमता। ठीक है, एसआई यूनिट क्या होगी, जूल होगी, क्या होगी, जूल होगी, ऑप्शन ए। ठीक है, एनर्जी की भी यही है, वर्क की भी यही है, वर्क का फॉर्मूला क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 82, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ पावर, पावर मतलब शक्ति, पावर क्या होती है, वर्क डिवाइडेड बाय टाइम, है ना, मतलब जूल पर सेकंड, इसको क्या बोलते हैं, वॉट, और वाट ही पावर की क्या होती है, एसआई यूनिट, क्या होती है, एसआई यूनिट, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, 1 हॉर्स पावर कितने उसके बराबर होती है, 1 हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होती है, 746 वाट। भूल मत जाना दोस्तों, पेपर में आता है क्वेश्चन, 1 हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होती है, 746 वाट के बराबर 1 हॉर्स पावर होती है। क्वेश्चन नंबर 83, हीट इज ए फॉर्म ऑफ, ऊष्मा किसका रूप है, बताइए भाइयों, ऊष्मा किसका रूप है, ऊष्मा किसका रूप है, एनर्जी का है, फोर्स का है, पावर का है, मोशन का है, तो जो हीट है वो ऊर्जा का ही रूप है, एनर्जी का ही रूप है। हीट जो होती है वो होती है जो एनर्जी ट्रांसफर ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। देखिए जो टेम्परेचर में डिफरेंस होता है, जो टेम्परेचर में डिफरेंस होता है उसके कारण जो हीट होती है, हीट ट्रांसफर होती है, हीट ट्रांसफर जो होती है, ठीक है, हीट ट्रांसफर होती है ना, उसी को क्या बोलते हैं, एनर्जी ट्रांसफर होती है, उसी को हीट बोलते हैं। जैसे गर्म चाय जो है वो ठंडी हो जाती है ना, हीट ट्रांसफर होती है। क्वेश्चन नंबर 84, लाइट ट्रेवल इन विच पाथ, प्रकाश जो है किस मार्ग में चलता है, स्ट्रेट लाइन में चलता है, कर्व चलता है, जिगजैग चलता है, या सर्कुलर चलता है। तो भाई साहब प्रकाश हमेशा बिल्कुल तकातक सीधा चलता है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जो है वो चलता है प्रकाश, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में, जैसे आपने देखा होगा टॉर्च को आप जलाते हो, है ना, बिल्कुल क्या चलती है, स्ट्रेट लाइन जो है वो चलती है लाइट की।
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 85 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 बोलता है विच मिरर ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल इमेज, कौन सा दर्पण हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। तो बताइए कौन सा दर्पण हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाएगा। तो भाई साहब प्लेन और कॉन्वेक्स दोनों ही आपके क्या बनाते हैं, आपके आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं, वर्चुअल इमेज बनाते हैं, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 86 पे चलते हैं। विच लेंस इज ए डाइवर्जिंग लेंस, कौन सा लेंस अपसारी लेंस है। तो देखिए कॉन्वेक्स लेंस जो है वो आपका कन्वर्जेंस है, और डाइवर्जेंस की बात करें तो वो है आपका कॉनकेव लेंस, ऑप्शन सी मतलब अवतल लेंस। ठीक है, और ये कौन सा है, ये है कन्वर्जेंस, कन्वर्जेंस जो इकट्ठा करता है। ठीक है, और डाइवर्जेंस कौन सा है, कॉनकेव है। क्लियर है भाइयों। क्वेश्चन चलते हैं 87 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 87, विच सरफेस एब्जॉर्ब मैक्सिमम हीट, कौन सी सतह अधिकतम ऊष्मा जो है वो अवशोषित करती है। ऑप्शन नंबर बी इसका जो है वो सही हो जाएगा। जो ब्लैक सरफेस है सबसे ज्यादा जो हीट है वो एब्जॉर्ब करती है, मैक्सिमम हीट ब्लैक सरफेस जो है वो एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, व्हाइट जो है वो रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए गर्मी में जो है काले कपड़े जो है वो ज्यादा गर्म हो जाते हैं। ठीक है भाइयों। विच क्वेश्चन नंबर 88, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वर्क, कार्य का सूत्र क्या है। कार्य का सूत्र क्या है भाइयों बताइए। कार्य का सूत्र फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अगर कहीं पे कोण हो, अगर कहीं पे कोण हो तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा दोस्तों, F इंटू डी इंटू में cos थीटा, ये बन जाएगा फॉर्मूला अगर कोण उसमें है तो। अगर कोण नहीं है तो क्या बन जाएगा, कोण नहीं है तो फोर्स इनटू डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। ठीक है भाई, एफ डी बन जाएगा। ठीक है, और वर्क जीरो कब होगा, या तो फोर्स जीरो हो या डिस्टेंस जीरो हो, दोनों में से एक भी जीरो हो तो फोर्स जीरो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89, व्हाट डज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन स्टेट, परावर्तन का नियम क्या कहलाता है। बताइए रिफ्लेक्शन जो है वो क्या कहलाएगा। ये क्वेश्चन मैंने बार बार आपको कराया, इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। ठीक है, वही आपका रिफ्लेक्शन होता है। ये आई है, ये आर है, आई हमेशा किसके बराबर होगा, आर के बराबर होगा रिफ्लेक्शन में। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आपतन कोण जो है वो परावर्तन कोण के बराबर हो जाता है। ठीक है भाइयों। क्वेश्चन नंबर 90, क्वेश्चन नंबर 90 को देखिए, बताइए, पढ़िए क्वेश्चन नंबर 90 क्या बोलता है कि स्ट्रीट लाइट में कौन सा दर्पण यूज होता है। विच मिरर इज यूज्ड इन स्ट्रीट लाइट, तो इसमें होता है आपका कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण जो है उसका यूज करते हैं। स्ट्रीट की जो लाइटें होती हैं उनमें इसी का प्रयोग करते हैं भाई साहब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 91, व्हाट इज द यूनिट ऑफ हीट, हीट की यूनिट क्या है आपकी, जूल। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। हीट की, एनर्जी की, वर्क की क्या है, जूल है। ठीक है, हाँ एक क्वेश्चन आता है वो मैं आपको करा देता हूं। एक कैलोरी जो है, एक कैलोरी वो कितने जूल के बराबर होती है। तो ये आप लिखेंगे 4.2 जूल जो होते हैं उनसे मिलके बनती है एक कैलोरी। 4.12 जूल जो है वो एक कैलोरी बनाते हैं, ये आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 92, क्वेश्चन नंबर 92 क्या बोलता है भाइयों कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वैक्यूम में निर्वात में प्रकाश की चाल क्या है, 3.8 मीटर पर सेकंड। ठीक है, रिपीट हुए हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, अगर पेपर में आपको दिख जाए तो उड़ा देना इनको। विच मेटल इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, कौन सी धातु जो है ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक है। ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, ये भी मैंने आपको अभी कराया था। सिल्वर जो है, चांदी जो है, सबसे अच्छी जो है वो ऊष्मा की जो है अच्छी चालक जो है वो सिल्वर है, लेकिन सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो कॉपर होता है, क्योंकि सिल्वर से थोड़ा सस्ता है। ठीक है, इसीलिए जो है कॉपर का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 94, इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स मिरर इज,
उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? बताइए भाई, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होगा? वर्चुअल होगा, आभासी होगा। वर्चुअल होगा, आभासी होगा। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 95, व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस? लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? तो ये होती है आपकी डायोप्टर। क्या होती है? डायोप्टर होती है। पावर जो होती है लेंस की 1/f होती है, फोकल लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 96, क्वेश्चन नंबर 96 देखिए भाइयों, क्वेश्चन नंबर 96 क्वेश्चन बोलता है हीट ट्रांसफर इन वैक्यूम अकर बाय, निर्वात में ऊष्मा का जो संचारण है वो किससे होता है? बार बार ये क्वेश्चन कराया है मैंने, किससे होगा? रेडिएशन से। सॉलिड कंडक्शन होगा, सॉलिड में क्या होगा? कंडक्शन। कन्वेंशन किस में होगा? आपका लिक्विड में और गैस में। लिक्विड में और गैस में क्या होगा? कन्वेंशन होगा। ठीक है। और विकिरण में क्या होगा? आपका ऊष्मा का संचारण निर्वात में होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 97, कनकेव मिरर कैन फॉर्म विच टाइप ऑफ इमेज? जो अवतल दर्पण है किस प्रकार की छवि बनाता है? तो जो अवतल दर्पण है भाई साहब, वो रियल और वर्चुअल दोनों प्रकार की जो है वो छवि बनाता है। रियल भी बनाता है और आपका वर्चुअल भी बनाता है। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, बोथ रियल एंड वर्चुअल। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है भाई। क्वेश्चन नंबर 98, वर्क डन इज जीरो व्हेन कार्य शून्य कब होगा? या तो डिस्प्लेसमेंट ना हो या फोर्स ना हो। वर्क क्या होता है? F इंटू डी। इन दोनों में से या तो फोर्स बराबर जीरो हो, ठीक है, या डी बराबर जीरो हो। तो दोनों में से एक का जीरो होना जरूरी है, तभी क्या है? वर्क जीरो होगा। ठीक है। तो ऑप्शन ए भी ठीक है, बी भी ठीक है और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। दोनों ही ठीक है भाई साहब। ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 98 की तरफ। सॉरी 98 हो गया। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 99 की तरफ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 99 देखिए भाई साहब। क्वेश्चन नंबर 98, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 99, क्वेश्चन नंबर 99 जो है उसको कर लेते हैं। एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इन इलेक्ट्रिक फैन, पंखे में ऊर्जा जो परिवर्तन है वो क्या होती है? तो देखिए, पंखा जब चलता है उसको क्या चाहिए? इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, है ना। और इलेक्ट्रिसिटी के बाद वो क्या है? मैकेनिकल फॉर्म में आ जाता है, इसलिए विद्युत से वो क्या किस में आ जाता है? यांत्रिक ऊर्जा जो है वो देता है। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 100 है, व्हाट इज द मिरर फॉर्मूला? जो है दर्पण का सूत्र क्या है? तो दर्पण का सूत्र मैं आपको करा चुका हूं, 1/f इज इक्वल्स टू 1/p(v) प्लस में 1/u। ये दर्पण फॉर्मूला है। और अगर आपसे लेंस फॉर्मूला पूछ ले तो आप बताओगे 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। ये है आपका लेंस का फॉर्मूला। ठीक है। तो ये थे भाई साहब आज की क्लास के 100 बहुत जबरदस्त क्वेश्चन जो हमने कुल 1.5 घंटे की क्लास में जो है वो खत्म कर दिए। और एक से एक जबरदस्त क्वेश्चन हमने यहाँ पे किया है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन थे। ठीक है। बहुत अच्छी जो क्लास है वो आज की हुई है। आप इस तरह से ही जो है ये सारे क्वेश्चनों को रिवाइज करें, क्योंकि यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए अग्निवीर का जो एग्जाम है उसके लिए बहुत जबरदस्त क्लास थी। ठीक है। और ऐसी ही क्लास जो है वो कंप्लीट साइंस हम इसमें कराएंगे। साइंस की तीसरी क्लास है। कल से जो है हम केमिस्ट्री कराएंगे। जो कल की क्लास होने वाली है डे 37 की नेक्स्ट क्लास 4, उसमें हम केमिस्ट्री कराएंगे। और केमिस्ट्री में जो बेसिक है और जो मैटर है उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन जो हैं वो डे 37 में आपको कराए जाएंगे। ठीक है। ऐसे ही हम पूरी साइंस को जो है कंप्लीट कर लेंगे और फिर हम जो है उसका रिवीजन करेंगे, क्योंकि बहुत कम टाइम जो है अभी आपके पास है। जो यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, जो अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं, दोनों के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो
तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे उन तक भी हमारी वीडियो जो है वो पहुंच सके और उनको भी ये जो फ़ायदा है इस चीज़ का वो मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।